नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टनकपुर दौरा। देहरादून के लिए नई रेलगाड़ी को दिखाई हरी झंडी। नई रेलगाड़ी को किया रवाना। आईएपी के 3 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन। 8 देशों के 2000 से ज्यादा फिजियोथेरेपिस्ट ले रहे भाग। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने स्मारिका का किया विमोचन। मनीष खंडूरी ने थामा बीजेपी का दामन। राहुल के माने जाते थे करीबी। कहा देश का नेतृत्व पीएम मोदी ही कर सकते हैं। कांग्रेस ने कहा उन्हें वहां अंकिता हत्याकांड के मिल जाएंगे जवाब। देहरादून आरटीओ महिलाओं को दे रहा संबल। 4 महिलाएं ऑटो संचालन का कर रही काम। परिवार की चलाती हैं आजीविका। आरटीओ भी कर रहा सहयोग। और नैनीताल में वीकेंड छुट्टियां मनाने पहुंचे सैलानी। ठंडे मौसम और घुड़सवारी का ले रहे आनंद। लवर्स पॉइंट की चोटियों पर ले रहे सेल्फी। और खबरों की शुरुआत से पहले आपको ले चलते हैं सीधा देहरादून, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, जो कि कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन। इसी क्रम में मेरा अनुरोध रहेगा, आदरणीय श्री सचिन कुर्बे सर, सचिव पर्यटन जी, इनको रामायण हमारी रामचरितमानस प्रस्तुत करते हुए मेरा अनुरोध, सचिन कुर्बे सर, सचिव पर्यटन, आप कृपया श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, माननीय मंत्री वित्त एवं शहरी विकास एवं आवास, उनको प्लांट्स उपलब्ध करके, उनको प्लांट्स देकर भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन। इसी क्रम में मेरा अनुरोध रहेगा, डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव कृषि, कृपया आप माननीय मंत्री कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण, डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से माउस क्लिक करके ये लोकार्पण कार्यक्रम और शिलान्यास कार्यक्रम किया जाना है। आप लोग कृपया मंच पर आएंगे। सत्रह विभागों की 122 विकास कार्यक्रम, इनका डिजिटल डिस्प्ले वर्चुअल मोड के माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा समस्त सम्मानित मंच के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को रेलवे स्टेशन टनकपुर देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने टनकपुर से देहरादून के लिए पहली एक्सप्रेस ट्रेन संचालन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए इसे एक सपने का पूरा होना जैसा बताया, क्योंकि आजादी से पहले बने टनकपुर रेलवे स्टेशन से देहरादून के लिए ये पहली एक्सप्रेस ट्रेन है संचालित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि
टनकपुर एक्सप्रेस के संचालन में टनकपुर से देहरादून तक अनेक महत्वपूर्ण शहरों को सीधे जोड़ा गया है, जिससे लोगों को सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने खुद भी ट्रेन से टनकपुर से खटीमा तक की यात्रा की और ट्रेन में यात्रियों से मुलाकात कर उनका फीडबैक लिया और सभी को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को हिमालयन कल्चरल सेंटर नींबूवाला देहरादून में द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के 61वें वार्षिक अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर से 2000 से ज्यादा फिजियोथेरेपिस्ट और 8 देशों के डेलीगेट्स प्रतिभाग कर रहे हैं। इस मौके पर राज्यपाल ने सराहनीय सेवाओं के लिए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर को सम्मानित किया, साथ ही अधिवेशन की स्मारिका का विमोचन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने सभी लोगों से फिजियोथेरेपी को अपनी जीवन शैली में उतरने की अपील की। इसके साथ ही सभी से आह्वान किया कि सभी लोग अपने बुजुर्ग लोगों का ख्याल रखें। मुझे बहुत खुशी है कि इस बार जो फिजियोथेरेपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये देवभूमि के अंदर हुई है। मुझे जब मैं गहराई से सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपी और हमारी वैदिक, हमारा पुराणिक, हमारा सभ्यता का जो आयुर्वेद, योगा, मर्म है उससे बहुत मिलती जुलती है। अभी पूरे मानवता ने, पूरे विश्व ने एक सबक सीखा है कोविड-19 की महामारी से कि किस प्रकार हमको हेल्थ को एकदम प्रायोरिटी बन के करके रखना पड़ेगा। हम तो सब आपस में बोलते हैं कि हेल्थ इज अ वेल्थ, लेकिन किस प्रकार अपनी बॉडी का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2024 में प्रतिभाग किया। इस दौरान राज्यपाल गंगा आरती में भी शामिल हुए। हर साल आयोजित होने वाले इस महोत्सव में 75 देशों के 1400 से ज्यादा योग साधक भाग ले रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर योग साधकों का एक अद्भुत समागम। बता दें कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2024 में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप सभी योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं और योग सीखकर आप सभी एक कर्म योगी बन गए हैं। बता दें कि इस महोत्सव में 75 देशों के 100 से ज्यादा योग से साधक भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि योग पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। योग एक क्रिया ही नहीं बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा को जोड़कर आपको अंतरात्मा से भी जोड़ता है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मनीष खंडूरी ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। मनीष खंडूरी ने 2019 के लोकसभा चुनाव गढ़वाल सीट से लड़ा था, जिसमें उन्हें हार मिली थी। मनीष खंडूरी को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। कांग्रेस में उनकी एंट्री खुद राहुल गांधी ने ही करवाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में देहरादून में हुई कांग्रेस की रैली में मनीष को सबसे पहले मंच में अपने साथ खड़ा किया था। मनीष का कांग्रेस ज्वाइन करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती मानी गई थी। राहुल गांधी और मनीष खंडूरी की मित्रता को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने राहुल गांधी को अच्छा आदमी बताया, लेकिन खंडूरी ने कहा कि अगर बात देश के नेतृत्व की जाए तो वो भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मनीष खंडूरी ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। मनीष खंडूरी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। वहीं राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि वो एक अच्छे इंसान हैं। साथ ही खंडूरी ने कहा कि अगर बात
देश के नेतृत्व की जाए तो वो भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। बता दें कि 2019 में देहरादून में हुई कांग्रेस की रैली में मनीष को सबसे पहले मंच में अपने साथ राहुल गांधी ने खड़ा किया था और कांग्रेस में उनकी एंट्री खुद राहुल गांधी ने ही करवाई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पौड़ी लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी ने अब भाजपा का दामन थाम लिया है, जिसके साथ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका मिला है। वहीं इस बात पर कांग्रेस वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है आजकल एक दामन छोड़कर दूसरा दामन पकड़ने का मौसम चल रहा है और मनीष खंडूरी ये बेहतर बता सकते हैं कि कांग्रेस से बेहतर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में क्या देखने को मिला। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मनीष खंडूरी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए भाजपा के खिलाफ पौड़ी लोकसभा में कई 100 किलोमीटर पदयात्रा की और सबसे ये सवाल किया कि वो वीवीआईपी कौन है जिसने अंकिता भंडारी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया और उसके मना करने पर हत्या कर दी। तो शायद किसी ने उन्हें यह आश्वासन दिया होगा कि इन सवालों का जवाब भाजपा में आकर मिल जाएगा। थराली विधानसभा के देवाल में महाशिवरात्रि मेले में पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी फिर एक बार लोकसभा चुनाव में फतेह हासिल करेगी। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने 60 साल देश पर राज किया उस पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि आपको कि कोई पूछने की जरूरत है। हमको बहुत से लोग कह रहे हैं कि जिसने 60 साल राज्य किया उनको अब कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं, तो फिर मेरा उसको बोलने का बाकी क्या। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का है तो हमारा तो लगभग पूरे 5 साल चुनाव के बाद भी हम जिस बात को लेकर के जनता के बीच जाते हैं उस बात को उन 5 सालों में हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। और हम तो सौभाग्यशाली इस देश के लोग, हम सब लोग इस देश का नेतृत्व आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जहां देश में उन्होंने इस 10 सालों में जो उन्होंने लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी और विकास के जो अनवरत कार्य किए हैं, निश्चित रूप से आज पूरे देश का एक एक जन इस बात को महसूस कर रहा है। और जहां तक हमारे देवभूमि उत्तराखंड की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो यशस्वी, ऊर्जावान और त्वरित निर्णय की जिनकी क्षमता है, ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आज हम लोग जो आगामी चुनाव है लोकसभा का बहुत अच्छे उनसे हम जीत रहे हैं। जहां तक आपने मनीष खंडूरी जी की बात करी तो निश्चित रूप से उनका एक पारिवारिक वो रहा है और कुछ अपेक्षाएं पारिवारिक और विचारधारा के रूप में इंसान की रहती है। और अगर उन्होंने आज कांग्रेस को अलविदा किया है, उनको छोड़ा है, तो निश्चित रूप से बहुत कुछ उन्होंने सोचा होगा। वो बहुत अच्छे बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून के एक निजी होटल में उत्तराखंड सरकार के नियोजन विभाग और उप विभाग की ओर से मीडिया डायलॉग पर आधारित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कूड़ा निस्तारण और मीडिया पर इम्पैक्ट जैसे विषयों पर वक्ताओं ने अपने अपने व्याख्यान दिए। इस मौके पर ठोस कचरा प्रबंधन नीति बनाए जाने पर भी जोर दिया गया। ये सतत विकास लक्ष्य जो है एसडीजी जिन्हें बोलते हैं, वो पूरे दुनिया में चल रहे हैं और भारतवर्ष में भी चल रहे हैं और हमारे राज्य में भी पिछले 2016-17 से इस पर काम हो रहा है। तो इनको बड़े एम्बिशियस ये गोल्स हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी गोल्स हैं, जिसमें हमने गरीबी को पूरा गरीबी उन्मूलन करना है, पूरा गरीबी खत्म कर देनी है 2030 तक की। और ऐसे ही हमें जो कुपोषण वगैरह है वो खत्म कर देना है और ऐसे ही पानी की उपलब्धता सब जगह हो जानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाना है और क्लाइमेट चेंज पे हमें बात करनी है। तो कई तरीके की बातें इस एसडीजीज के अंदर कही हुई है, 17 एसडीजीज हैं ये।
तो ये एसडीजी जितने एम्बिशियस टारगेट केवल सरकार ही इसको पूरा कर सके ऐसा संभव नहीं है। इसी वजह से इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को लाए गए हैं। हल्द्वानी स्थित गोलापार में प्रस्तावित उच्च न्यायालय का प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाने के बाद अब रामनगर में हाईकोर्ट की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई है। स्थानीय अधिवक्ताओं के अलावा आम जनमानस की मंशा है कि उत्तराखंड का हाईकोर्ट के लिए रामनगर से बेहतर कोई उपयुक्त स्थान अन्य नहीं हो सकता। गोलापार में भूमि हस्तांतरण में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिलचस्पी न दिखाने के बाद अब हाईकोर्ट के लिए बहुमंजिला निर्माण का सुझाव दिए जाने के बाद कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार रामनगर का दावा भी नैनीताल उच्च न्यायालय के विकल्प के रूप में आ सकता है। जहां तक उपयुक्त भूमि का सवाल है, रामनगर में आम, पोखरा, सावलदे आदि स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में राजस्व विभाग की भूमि उपलब्ध है। रामनगर के हल्द्वार क्षेत्र में बेलवाल स्पिनिंग मिल की भूमि भी एक अच्छा स्थान हो सकता है। देखिए, जब से हल्द्वानी में भूमि संबंधी समस्या आ रही है, राजस्व भूमि पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो रामनगर की भी एक उचित दावेदारी इसमें हो सकती है, क्योंकि रामनगर में सीलिंग की अन्य तरह की राजस्व की भूमि काफी मात्रा में मौजूद है, आम पोखरा में, सावलदे में और अन्यत्र स्थानों पर। तो रामनगर एक उपयुक्त स्थान हो सकता है और यहाँ पर हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। और साथ ही जो है जो कई बार मांग उठती है हरिद्वार में बेंच बनाने की, देहरादून में बेंच बनाने की, अगर रामनगर में हाईकोर्ट होता है तो वो बेंच बनाने की मांग भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल से लगभग समान दूरी पे ये हमारा हाईकोर्ट होगा। देखिए, जिस प्रकार से रामनगर क्षेत्र में हाईकोर्ट की मांग आज फिर से जोर पकड़ा है हाईकोर्ट बनने की मांग ने, पूर्व में भी कई बार इस मांग को जो लेके यहाँ के अधिवक्ता लोग और सामाजिक लोग कई बार मांग कर चुके हैं। और ये मांग नई नहीं है, ये मांग पुरानी है। और अगर उच्च न्यायालय यहाँ स्थापित होता है तो काफ़ी बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि रामनगर कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार है और साथ ही तलहटी में है और यहाँ पे रेल सुविधाएं भी हैं, ताकि क्योंकि कुछ लोग अभी भी दिल्ली जैसे शहरों से या फिर महानगरों से कई अधिवक्ताओं को लाते हैं, तो उनके लिए आने के लिए सुगम व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर पर्याप्त जमीन है, राजस्व विभाग की जमीन है, सीलिंग की जमीन है। आम पोखरा में लगभग 20 से 25 एकड़ जमीन है जो खाली पड़ी है, जिसमें कोई पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है। और लगातार हमने इसके लिए जन संगठनों, तमाम रामनगर के सामाजिक राजनीतिक संगठनों का साथ भी लिया था। और जो सबसे बड़ी बात है जो हमारे पक्ष में है कि रामनगर को काशीपुर बार एसोसिएशन, जसपुर बार एसोसिएशन, हरिद्वार, देहरादून, सारे उनका हमको समर्थन प्राप्त है। कोटद्वार के लोग सब चाहते हैं कि यहाँ पर हो। पिथौरागढ़ मुख्य विकास अधिकारी और नोडल अधिकारी स्वीप नरेंद्र कुमार के निर्देशों के क्रम में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 गंगोली हाट के अंतर्गत शनिवार को निर्वाचन साक्षरता और 100% मतदान पर आधारित नुक्कड़ नाटक और फ्लैश मॉब का प्रदर्शन कर 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। अगर राजधानी देहरादून में आप आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हो तो आपने ऑटो की सवारी तो की होगी, लेकिन आज जिन ऑटो चालकों की बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो कई मायनों में खास रहने वाली है। आपको भी जानकर हैरानी होगी कि राजधानी में 4 ऐसी महिलाएं हैं जो ऑटो का संचालन का काम कर अपने परिवार के भरण पोषण का जिम्मा उठा रही हैं और इन महिलाओं को सरकार और खास तौर पर आरटीओ देहरादून का लगातार सहयोग मिल रहा है। 2017 से चला रही हूँ। पहले तो मैं अकेली थी, उसके बाद क्या कहते हैं हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ी हैं। मतलब बहुत अच्छा रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे कि मैं पुरुष वाले काम कर रही हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। ट्रैफिक और अधिकारियों का बहुत सपोर्ट मिला है। फायदा तो सर हमें अभी तक कोई मतलब वो नहीं मिला, लेकिन हमें सारे सपोर्ट करते हैं। जैसे आरटीओ सर हो गए, DWD हो गए, नगर निगम के सर हो गए, ये काफ़ी लोग हमें, पुलिस हो गई यहाँ की उत्तराखंड की, ये भी हमें काफ़ी सपोर्ट करती है। अच्छा, कोई परेशानी आपको आई हो ऑटो चलाते हुए? नहीं सर, हमें कोई परेशानी नहीं आई। देहरादून शहर में 4 ऐसी महिलाएं हैं जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये महिलाएं, जिसमें गुलिस्तान अंसारी प्रमुख हैं, उनके 3 अन्य साथी भी हैं। ये लोग ऑटो चला रही हैं और ऑटो चला करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। यह वीमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत ही अच्छा और शानदार उदाहरण है। परिवहन विभाग उत्तराखंड भी समय समय पर जो भी इनको आवश्यकता पड़ती है उसमें सहयोग करता है।
अभी हम लोगों ने एक स्टैंड इनके लिए चिन्हित किया है और वह स्टैंड इनको आवंटित भी कर दिया गया है। पहाड़ों में ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वीकेंड की छुट्टियों के चलते सरोवर नगरी नैनीताल सहित उत्तराखंड के समूचे पहाड़ों में इन दिनों पर्यटक गतिविधियां शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में नैनीताल पहुंचे पर्यटक नैनीताल के 12 पत्थर की खूबसूरत वादियों में घुड़सवारी का आनंद उठाने के साथ ही लवर्स पॉइंट की चोटियों में सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वो नैनीताल की ठंडी हवाओं और आनंद लेने के साथ ही खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने आए हैं। रात में डर लगता है क्योंकि बहुत हिली एरिया है और मतलब बहुत सारी पत्थर सारे रोड पे है, बट फिर वंस यू गेट यूज टू इट इट्स वेरी कंफर्टेबल। और ये सारे घोड़े ट्रेंड है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लगा मैं स्टार्टिंग में थोड़ा डर रही थी कि घोड़ा के गिर ना जाए, बहुत डीप जगह है, पर फिर जिनने जो लेके गए थे हमें वो भी बहुत अच्छे से उनने लेके गए। मेरे घोड़े का नाम राजू था और बहुत अच्छा था। वो घोड़ा भी बड़ा प्यारा सा था, आराम से चला रहा था और रास्ता भी बहुत सेफ है, मतलब जगह जगह पर वो बैरिकेडिंग हो रखी है तो कुछ ऐसे डरने की बात नहीं है और मतलब वर्थ इट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ, स्पेशली यहाँ जो पहाड़ों वाला ये सारा है सीनिक ब्यूटी है कॉर्बेट की, तो बहुत ही अच्छी लगी। नैनीताल का ये बैक पॉइंट है जो जैसा हमें पता लगा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार रहा ये सफ़र हमारे लिए। और घुड़सवारी करके तो बहुत ही मज़ा आया। हमारा जो घुड़सवार था वो भी काफ़ी अच्छा था और उसने बहुत अच्छे से गाइड भी किया। एक्टिविटी कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग भी कर रहे हैं, घूमने भी कर रहे हैं, बहुत मज़ा आया। यहाँ की जो जंगल सफारी है सबसे बेस्ट है नैनीताल में। और ये चीज़ भी बोल रहे हैं, मतलब नैनीताल हम आए हैं, अगर नैनीताल में हॉर्स राइडिंग नहीं करी तो नैनीताल अधूरा है घूमने का। नैनीताल में बोटिंग हॉर्स राइडिंग हमें बहुत बेस्ट लगी। मतलब कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार ठीक है, शुक्र है भगवान का, अच्छा चल रहा है बहुत कल से। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।